Hello students, I hope you are doing well. I am Vivek Yadav, your educator of Haryana GK. In last class, we read about geographical location of Haryana, and in today's class, we will learn about physiography of Haryana. So let's begin with a famous quote or energetic quote that time is always right to do what is right. ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना कि समय हमेशा सही होता है। आप ये सोचकर चलते हो कि 3 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स एग्जाम है, 2 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक। तो ध्यान रखना कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, बिगिनिंग है आपकी, तो वो टाइम बिल्कुल सही होता है। बस फर्क इस चीज का कि आप कितना डेडिकेशन दिखाते हो अपनी स्टडी को लेकर, कितना डेडिकेशन दिखाते हो अपनी किताबों को लेकर और कितना डेडिकेशन दिखाते हो हमें लेकर। हम आप लोगों के लिए जो करने जा रहे हैं उन चीजों को लेकर। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझा। आज की क्लास के अंदर उसी बेसिक्स को आगे की तरफ हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने समझा था उसके आगे की चीजों को समझने के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी की हेल्प लेनी पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जो इंडियन ज्योग्राफी के जो बेसिक्स पॉइंट्स है जो यहां पर हेल्प करेंगे वो आप लोगों को कंप्लीटली बता दूंगा। हमें पढ़नी हरियाणा की ज्योग्राफी है, हरियाणा जीके के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग हेल्प लेंगे अदर सब्जेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हरियाणा का मैप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, इस साइड आपका उत्तर प्रदेश और सदर्न पार्ट में आपका कौन सा हो गया, राजस्थान। चलिए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास के अंदर हमारे हरियाणा के काफी फेमस ज्योग्राफर है, उन्होंने बुक भी लिखी है हरियाणा के ऊपर। उन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफिकल डिवीजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, डॉक्टर जसवीर यादव, और उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, जो हरियाणा है, जैसे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हिमालयस पढ़ते हो, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। सेम चीज आपको हरियाणा में दिखाई देगी। हरियाणा के अंदर आप लोग को क्या, शिवालिक रेंज, पिडमोंट प्लेन, मार्सी लैंड्स, अरावली रेंज, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो मैं आज की क्लास में आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये अपर पार्ट है जो हरियाणा का। इस अपर पार्ट के अंदर आपको एक रेंज दिखाई देगी और वो है शिवालिक रेंज। तो बात करेंगे शिवालिक जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और शिवालिक ये जो नाम है इसको लेकर भी काफी डिस्प्यूट बना हुआ है, तो अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग बताया है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो शिवालिक है, यहां की जो लैंड है, यहां के जो माउंटेन्स है, वो हरियाणा को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक बार कि कौन कौन से हरियाणा के डिविजन्स है। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का ज्योग्राफिकल डिवीजन, उसमें सबसे पहले आपका आएगा लोअर शिवालिक हिमालय या लोअर शिवालिक हिल्स। देखो, अब ये शिवालिक हिल्स क्या है और कैसे हरियाणा के अंदर इनकी फॉर्मेशन हुई वो समझना है। जब आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके अंदर मैं आप लोग को अभी की क्लास के अंदर ये बता देता हूं। देखो, इस मैप को देखना है। अब शिवालिक हिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये पंचकुला, अंबाला और ये यमुनानगर, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, कंप्लीटली पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इस रीजन के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली शिवालिक रेंज दिखाई देगी। तो शिवालिक रेंज हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। फर्स्ट वन शिवालिक पंचकुला, सेकंड वन अंबाला एंड थर्ड वन आपका यमुनानगर। तो अगर हम बात करें कि शिवालिक बना कैसे और हरियाणा के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, तो जब आप लोग हिमालयन पढ़ते हो, हिमालयन, तो इस हिमालयन के अंदर आपको फर्स्ट वन आपका जो आएगा वो आएगा ट्रांस हिमालय, TH।
उसके बाद आपका जो आएगा वो आपका आएगा ग्रेट हिमालय। फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय, सेकंड जो आपका आएगा वो ग्रेट हिमालय आएगा, फिर आपका मिड हिमालय। अब देखो क्या होता है, ट्रांस हिमालय को कई ज्योग्राफर हिमालय का हिस्सा नहीं मानते। ट्रांस का मतलब ये होता है पार, मतलब अलग। ट्रांस हिमालय की माउंटेन रेंजेस में आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वो सब दिखाई देंगे। ग्रेट हिमालय का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, उसका विभाजन देखोगे, तो वो नंगा पर्वत से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक जाता है। उसमें बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पासेस मिलते हैं। ज्योग्राफी में वो कंप्लीटली आप लोग डिटेल में पढ़ लोगे। तो यहां पर क्या है कि जो ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है और मिड हिमालय है, अब ये जब तीनों हिमालय की फॉर्मेशन हो गई इस तरीके से, आपको पता है कि सारे के सारे हिमालय कैसे माउंटेन है, दीज ऑल आर फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन, और फोल्डेड माउंटेन कब, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो फोल्ड बनते हैं, और फोल्ड बनने से बीच में वैली बनती है, और वैली से फोल्डेड माउंटेन बन गया। तो ये आपका ट्रांस हिमालय बना, ये आपका ग्रेट हिमालय बना, मिड हिमालय, और उसके बाद बन गया आपका कौन सा, ये मिड हिमालय हुआ, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद आपका बनेगा शिवालिक। कौन सा माउंटेन बनेगा, शिवालिक माउंटेन। होता क्या है कि जब रिवर इस एरिया से, इस पूरे रीजन से फ्लो करती है, पास होती है, तो रिवर अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे सैंड्स, पत्थर, मार्शल्स, ये सारे जो है आगे लेकर बढ़ती है। नदी अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी सब आगे लेकर बढ़ती है। जो पेलियोसिन एज था, उत्तर अभिनूतन काल था, पोस्ट पेलियोसिन एज था, उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि जब रिवर आगे फ्लो की ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय से, तो नदी ने अपने जो पत्थर कंकड़ है वो एक जगह वो इकट्ठा करती गई। एक टाइम के बाद उनका डिपोजिशन होता गया, और उस डिपोजिशन के बाद एक हिमालय बन गया जिसका नाम क्या था, शिवालिक हिमालय। मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं ज्योग्राफी का, मैं यहां पर ज्योग्राफी को लेकर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूं। अगर आप शिवालिक हिमालय को देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान का जो पोटवार बेसिन है वहां से ये शुरू होता है, आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ये हिमाचल में एंट्री करता है, ये पंजाब में एंट्री करता है, ये आपको दिखाई देगा आगे की तरफ हरियाणा में एंट्री करता है, उत्तराखंड के अंदर एंट्री करता है, और उसके बाद होते होते ये असम तक, ब्रह्मपुत्र वैली तक चला जाता है। इसी को नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट हिमालय बोलते हैं, जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां, बहुत सारे हिली एरियाज पाए जाते हैं, जैसे अभोर, मिरी, डफला, मिसमी, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये सभी के सभी जो है वो शिवालिक का हिस्सा है। अब ज्योग्राफर क्या बताते हैं, ज्योग्राफर बताते हैं कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेट हिमालय बना, फिर मिड हिमालय बना। जब ये तीन हिमालय की फॉर्मेशन हो गई अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बाद जो रिवर्स थी उन्होंने फ्लो करना शुरू किया, और रिवर ने अपने जो एल्यूवियल्स थे, जो डिपोजिशन थे, वो जमा किए और शिवालिक बना दिया। और ये टाइम पीरियड था कब, पोस्ट पेलियोशियन एज का, उत्तर अभिनूतन काल का। तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन हो गई, सिंपली शिवालिक बन गया। एक ग्रुप ऐसा मानता है जो कि थोड़ा सा है ना, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विश्वास रखता है, बिलीव रखता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है नहीं भाई, शिवालिक, शिवालिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव प्लस लिक। शिव माने गॉड, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, और लिक माने ट्रेसिस, जो जटाएं होती है वो। तो बताते कि भगवान शिव की जटाओं से एक नदी निकली, और उस नदी ने शिवालिक हिमालय का जो है उसकी फॉर्मेशन कर दी। लेकिन यार देखो, हम आप लोग जो है साइंस के या ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, उसको भी नकारना नहीं है, लेकिन जो मेन कंटेंट अपना रहेगा वो ज्योग्राफी वाला रहेगा। तो शिवालिक की फॉर्मेशन हो गई। अब हरियाणा में अगर हम लोग बात करते हैं शिवालिक की, तो मैंने आप लोग को बताया पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है। तो एक बार स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं और फिर हम इसको देखो, लिखा हुआ यहां पर, द शिवालिक्स हिल्स आर स्ट्रक्चर, hills are structure of Himalayas which formed as third and last upliftment of Himalayan। मैंने बताया ना कि सबसे लास्ट में जो अपलिफ्टमेंट हुआ, कैसे भाई, रिवर आई,
डिपोजिशन हुआ, उसके बाद उसका अपलिफ्टमेंट हो गया, तो लास्ट अपलिफ्टमेंट हुआ। इसलिए ध्यान रखना कि ऑल आर फोल्डेड माउंटेन, दीज ऑल आर फोल्डेड माउंटेन, ये सभी के सभी मोड़दार पर्वत है, लेकिन इन सभी मोड़दार पर्वत में जो सबसे यंग फोल्डेड माउंटेन है दैट इज शिवालिक हिमालय। वो कौन सा होगा आपका? शिवालिक हिमालय होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शिवालिक हिमालय आर न्यूली यंग फोल्डेड माउंटेन, सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है। और किस टाइम पीरियड पे इसकी फॉर्मेशन हुई? तो ध्यान रखना पोस्ट पेलियोशिन एज के अंदर, इसको कहा जाएगा उत्तर अभिनूतन काल। एक आपका एक पूरा ही चैप्टर आएगा इस एज को लेकर, वो भी हम लोग हरियाणा को लेकर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखना पोस्ट पेलियोशिन एज, उत्तर अभिनूतन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई एक तो जो रिवर्स फ्लो कर रही है उनके डिपोजिशन से, उनके अपलिफ्टमेंट से ये बना है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि पोस्ट पेलियोशिन एज के अंदर ये बना है। अब बात करें हरियाणा के अंदर, अगर शिवालिक आप लोग देखोगे तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा, विभाजन आपको इस तरीके का डिवीजन आपको दिखाई देगा, वो जनरली नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर दिखाई देगा। कौन से पार्ट पर दिखाई देगा? नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर। ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इस पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन तीन रीजन के पे आपको शिवालिक फैला हुआ दिखाई देगा। अब क्वेश्चन उठा कि अगर हम लोग शिवालिक की बात करते तो ये तो समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में है। इसी शिवालिक की वजह से ध्यान रखना हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अंदर बारिश जो है, जो रेनफॉल है वो ज्यादा होती, इसी शिवालिक की वजह से। अगर शिवालिक नहीं होता तो यहां पर रेनफॉल उतनी ज्यादा, हरियाणा के अपर पार्ट में रेनफॉल ज्यादा नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब आगे जब आप लोग देखते हो तो शिवालिक हिल्स की अगर हम लोग बात करें तो शिवालिक हिल्स में मोरनी हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियां आप लोगों ने सुना होगा। छोटा नैनीताल भी बोला जाता है इसको, हरियाणा का नैनीताल भी बोला जाता है इसको। एक फेमस हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियां। ये मोरनी यार नाम है ना, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है, खैर इतना तो आप लोगों से नहीं पूछेगा। ये मोरनी है ना, एक रानी के नाम पर मोरनी नाम पड़ा। किसी टाइम पे यहाँ पर मोरनी नाम की रानी हुआ करती थी, उन्हीं के नाम पर ये मोरनी नाम पड़ा। हालांकि अलग अलग ज्योग्राफर अलग अलग बताएंगे, लेकिन जनरली बेसिकली ये माना जाता है कि मोरनी जो है एक क्वीन का नाम था, रानी का नाम था, उनके नाम पर। ये जो मोरनी हिल्स है, अब देखो क्या होता है, सुनना। हिमालयन एक पूरा का पूरा रीजन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला ट्रांस हिमालय, दैट इज ट्रांस हिमालय। ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय, ये आपका हो गया मिड हिमालय, एंड दैट इज आपका शिवालिक हिमालय। ये कंप्लीटली हो गया। ये जो ट्रांस हिमालय है इसके अंदर आपको रेंजेस मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। ऐसी ग्रेट हिमालय में मिलेगी, मिड हिमालय में। तो शिवालिक हिमालय के अंदर ही ऐसे ही आपको कौन सी हिल्स मिलेगी? मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियां मिलेगी। अगर एवरेज हाइट की हम लोग बात करते हैं तो मोरनी हिल्स की एवरेज हाइट आपकी 1467 मीटर, किलोमीटर मत लिख देना भाई, ठीक है, 1467 मीटर आपकी मोरनी हिल्स की हाइट है, एवरेज हाइट है। और ये जो मोरनी हिल्स है, तो इस मोरनी हिल्स पर एक रीजन वो है जो सबसे हाईएस्ट है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है मोरनी हिल्स की, और दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा आल्सो। ये हरियाणा की हाईएस्ट पीक है। कौन सी है? माउंट करो। तो माउंट करो, एक तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बना कि मोरनी हिल्स कहा किस हिमालय का पार्ट है? शिवालिक हिमालय का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि माउंट करो हरियाणा की हाईएस्ट पीक है, ये पॉइंट आपका बना। तो माउंट करो लिख लेना, आप लोग इस चीज को नोट आउट कर लेना। हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा, हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा दैट इज माउंट करहो, और इसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर, 1514 मीटर हाइट है माउंट करहो की। तो ये कंप्लीटली रीजन आपको किसका दिखाई देगा?
किसका? शिवालिक रेंज का। चलिए तो अगले पॉइंट को समझते हैं। एक बार मैप में हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये कंप्लीट रीजन हुआ, ये आपका कौन सा हुआ? शिवालिक रेंज हुआ। तो जब आप शिवालिक से आगे की तरफ बढ़ोगे तो उसके बाद आप लोग को समझना है कि उसके बाद क्या होता है। देखो ये आपका कौन सा हो गया? शिवालिक हो गया। अब शिवालिक से आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, आपको पता है कि ये आपका है शिवालिक। अब भाई रिवर तो यहां से भी फ्लो कर रही है, तो जब ये रिवर यहां से फ्लो करेगी तो कोई भी माउंटेन जो होता है ना, माउंटेन के पैरों पर जो उसका लोअर एरिया होता है, उस पैरों पर एक प्लेन बनता है, एक मैदान बनता है। और आपको पता है कि जब कोई भी रिवर यहां से फ्लो करती है, पास करती है, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है। तो उसने क्या किया, यहां पर डिपोजिशन कर दिया, उसका जमाव यहां पर हो गया। तो जब ये डिपोजिशन वहां पर हुआ तो उस डिपोजिशन की वजह से पिडमोंट प्लेन बन गया, जिसको हिंदी में कहा जाएगा पर्वत पदीय मैदान। नाम से ही पता चल रहा है, पर्वत, पद माने पैर और मैदान माने जो मैदान बना। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग को, दैट इज पिडमोंट प्लेन। ये आपका कौन सा हो गया? पिडमोंट प्लेन, पर्वत पदीय मैदान। तो आप बेसिकली बता सकते हो कि सर शिवालिक हिमालय अगर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अपर रीजन पे है और यहां की रिवर फ्लो करके यहां पर डिपोजिशन कर रही है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या बनेगा? पिडमोंट प्लेन बनेगा। तो आपको दिखाई देगा 35 किलोमीटर जो एक लंबी रेखा है, इस 35 किलोमीटर लंबी रेखा पर, इस 35 किलोमीटर लंबी रेखा पर मैं इसको एक बार दिखा देता हूं। ये आपका माउंटेन है और ये माउंटेन के पैरों वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाएगा? पिडमोंट प्लेन। और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? हिंदी में इसको कहा जाएगा गिरिपदीय मैदान। अराउंड 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? जो लोअर पार्ट है किसका? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन तो हो गया कौन सा? शिवालिक। ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो गया? पिडमोंट प्लेन। तो ऑटोमेटिकली आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब रिवर फ्लो करती है तो पर्वत से जाकर जब वो पर्वत को काटते हुए नीचे जाती है तो कंकड़ पत्थर नीचे जमते हैं और उससे एक मैदान बनता है और उस मैदान को ही पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि अगर ये जो पिडमोंट प्लेन है, जो पर्वत पदीय मैदान है, अगर यहां पर कंकड़ पत्थर होंगे, देखो मैं आप लोग की हरियाणा या इन सब की तैयारी इस तरीके से कराऊंगा कि आपके है ना कॉन्सेप्ट बने और आप उसी तरीके से आप उसको ढाल पाओ, और जब आपका मेंस हो तो आप उसी वे में आप उसको लिख पाओ, ताकि आपको बड़े ही आसान वे के अंदर है ना सारी चीजें क्लियर हो। यार टॉपिक को है ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि कंटेंट तो हमें मिल गया लेकिन हमें समझ में नहीं आया कुछ, तो वो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पिडमोंट प्लेन जो बना, यहां पर कंकड़ पत्थर होंगे और बहुत सारे सैलाइन्स होंगे, बहुत सारे लवण होंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये सैलाइन, जब ये कंकड़ पत्थर जब उस प्लेन के अंदर मिलेंगे तो वहां की जो सोइल होगी वो कैसी होगी? फर्टाइल होगी या लेस फर्टाइल होगी? तो आप कहोगे सर सिंपल सी चीज है, अगर कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी, ये सारी चीजें मिल रही है मैदान के अंदर तो वहां की मिट्टी तो इनफर्टाइल होगी, अनुपजाऊ होगी। इसलिए बेसिकली आपको दिखाई देगा जब आप पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के लोअर पॉइंट पर जाओगे, इस यहां के गांव पर जाकर आप देखोगे, यहां के शहरों पर जाकर देखोगे तो यहां पर उतनी मात्रा में खेती नहीं होती है, क्योंकि यहां पर उसका जो मैदान है वो इसी तरीके का बना हुआ है। तो गिरिपदीय मैदान इसको कहा जाएगा। तो देखते एक बार स्लाइड के जरिए, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। पिडमोंट प्लेन, हिंदी में इसको कहा जाएगा पर्वत पदीय मैदान। पर्वत पदीय मतलब पर्वत के पैरों का हिस्सा है। एक नाम और इसको देते हैं गिरिपदीय। देखो यार हिंदी में लिखना भी इसलिए जरूर क्योंकि स्टूडेंट हिंदी में काफी है। लास्ट टाइम के टॉपर आपको दिखाई देगा, तो हिंदी मीडियम के काफी स्टूडेंट यहां पर थे, ठीक है। दीज प्लेन्स लाई इन द अंबाला, पंचकुला एंड यमुनानगर। अब ये ध्यान रखना कि एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक हिल्स है, वही मैंने आप लोगों को बताया कि शिवालिक हिल्स का ही ये आगे की तरफ क्या है, विस्तार है, क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है और वहां पर वो चीजें जमा होती जा रही है।
तो यही शिवालिक से ना आगे की तरफ एल्यूवियल प्लेन दिखाई देगा, जलोढ़क मैदान दिखाई देगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि जब आप पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में जाओगे तो देखो वहां पर होता क्या है। तो ये इनका जब डिपोजिशन होता है तो लोकली वहां के लोग इनको क्या बोलने लग जाते हैं कि भाई एक जैसे सैंड ड्यून्स बन गया, जैसे वहां पर कोई एक जो है ज्योग्राफिकल ऐसी कोई लोकेशन दिखाई देगी, तो वो लोग इस पूरे के पूरे पिडमोंट प्लेन को, गिरिपदीय मैदान को, ये तो ज्योग्राफी का वर्ड है, वो लोग इसको बोलते हैं घर। तो क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाएगा कि घर जो है वो किसको कहा जाता है? घर वो वाला घर नहीं है, तो कौन सा है? पिडमोंट प्लेन। तो ये घर ध्यान रखना है। और एवरेज हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 300 to 375 मीटर। जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक में भी अपर शिवालिक, लोअर शिवालिक आता है, और उसमें आपको एवरेज हाइट जो है शिवालिक की 400 to 600 मीटर आप लोग को दिखाई देगी। इसकी एवरेज हाइट 300 to 375। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे क्वेश्चन जनरली हाइट को लेकर पूछे जाएंगे। अब मैंने आप लोग को बताया कि रिवर फ्लो करती है, तो आप पूछोगे सर कौन सी रिवर? तो यहां पर लिखा हुआ दीज प्लेन आर ड्रेन्ड बाई घग्गर एंड यमुना रिवर एंड थस आल्सो एज घग्गर यमुना प्लेन। इसलिए इनको कौन सा प्लेन कहा जाता है? घग्गर यमुना प्लेन भी कहा जाता है। तो एक बार हम लोग है ना थोड़ा सा मैप में इसको बनाकर देखते हैं और फिर आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। ये हुआ आपका शिवालिक। शिवालिक, इस शिवालिक में कौन सी हिल्स? मोरनी हिल्स। इसी मोरनी हिल्स में माउंट करहो, दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो चोटी है। करहो एक देवता का नाम है, उसके नाम पर ये नाम पड़ा था, ठीक है। चलो उसके बाद ये पूरा का पूरा रीजन, यहां से घग्गर और एक साइड से यमुना रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसको कह दिया जाएगा कि घग्गर यमुना प्लेन। ये घग्गर यमुना का प्लेन है और इसी को क्या कहा जाएगा? पिडमोंट प्लेन। और लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? लोकल लैंग्वेज में घर कहा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन हुआ घग्गर यमुना का प्लेन, आप लोग को समझ में आ गया। और यहां की जो सोइल होगी वो लेस फर्टाइल होगी, कम उपजाऊ होगी। ध्यान रखना, इनफर्टाइल नहीं होगी, लेस फर्टाइल होगी, कम उपजाऊ होगी। और सोइल की फर्टिलिटी, सोइल हेल्थ कार्ड है, तो उससे हम लोग सोइल की फर्टिलिटी भी पता लगा सकते हैं। सारी स्कीम अपने पास चली हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ, शिवालिक वाला और पिडमोंट प्लेन वाला। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका एल्यूवियल प्लेन, जलोढ़क मैदान। अब सर ये क्या होता है जलोढ़क मैदान? ये कैसे बना एल्यूवियल प्लेन? पहले तो मैं आप लोग को कंप्लीटली समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि 93.76% पार्ट पर ये एल्यूवियल प्लेन हरियाणा में फैला हुआ है। हरियाणा के 93.76% पार्ट पर। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि आप पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का रीजन छोड़ दो, अपर पार्ट, उसके बाद जो दक्षिण हरियाणा है, साउथ हरियाणा है, वो छोड़ दो, और 90% से ज्यादा आपको एल्यूवियल प्लेन दिखाई देगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें पूछता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है, सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, और उसमें बोल देगा शिवालिक का मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, और फिर आपका कौन सा जलोढ़क मैदान, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखते हैं ये जलोढ़क मैदान आखिर बना कैसे, और जलोढ़ होता क्या है, और कैसे कैसे इन चीजों की, ठीक है, देखना भैया। अब इसी पॉइंट को समझते हैं। ये आपका हुआ शिवालिक, ये आपका हुआ पर्वतपदीय, शिवालिक, पिडमोंट। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो
रिवर भाई फ्लो कर रही है, रिवर के कंकड़ पत्थर तो यहां पर डिपॉजिट हो गए, लेकिन रिवर अभी रुक नहीं रही है, रिवर अब भी आगे बढ़ रही है। ये रिवर आगे फ्लो करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो रिवर ने जब आगे फ्लो किया, ठीक है, तो इस रिवर के आगे फ्लो करने से यहां पर बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा, तो रिवर के आगे फ्लो करने से यहां पर ये पूरा का पूरा रीजन, इसके अंदर यहां पर डिपोजिशन हो गया किसका, एल्यूवियल्स का। जलोढ़ जो है उसका डिपोजिशन हो गया। तो जलोढ़ ये है क्या, जल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जल प्लस ओढ़, मतलब जल के साथ जो बहकर जो पदार्थ आ रहे हैं, जो मैटर्स आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ कहेंगे। अब उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, पोटास भी हो सकता है, जो कि सोइल के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ह्यूमस भी हो सकता है। तो ये जब हुआ, जब ये सोइल, ये रिवर आगे बढ़ी, तो यहां पर क्या हुआ, जिस जिस पूरे के पूरे रीजन से रिवर बढ़ेगी, तो इससे जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन को कहा जाएगा कौन सा प्लेन, एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन, जलोढ़क मैदान। कौन सा मैदान, जलोढ़क मैदान। और इस एलुवियल प्लेन को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो आपका होगा वो होगा बांगर, एंड अनदर इज खादर। तो एक तो आपका हुआ कौन सा, बांगर, और एक कौन सा हुआ आपका, खादर हुआ। अब आप कहोगे बांगर और खादर सर क्या है, देखो रिवर पिडमोंट प्लेन को क्रॉस करके गई है। पिडमोंट प्लेन के बाद वाला हिस्सा, जस्ट बाद वाला हिस्सा जो आएगा, उसको कहा जाएगा क्या, बांगर। लेकिन नदी तो, रिवर तो रुकी नहीं है, रिवर तो आगे जाएगी। तो आपको पता है कि बांगर जो रीजन है, यहां से आगे बहते हुए रिवर फ्लो करते जाएगी। अगला जो होगा वो कौन सा होगा, खादर होगा। अब मेरे को ये बताओ, जब रिवर फ्लो कर रही है तो इस रीजन के अंदर नया मैदान, नया प्लेन कौन सा बनेगा, बांगर तो बन चुका, बांगर के बाद कौन सा बनेगा, खादर बनेगा। तो खादर इज नोन एज न्यू एल्यूवियल। खादर को क्या कहा जाएगा, नया जलोढ़क। और बांगर को क्या कहा जाएगा, ओल्ड एलुवियल। पुराना जलोढ़क बांगर को कहा जाता है, और नया जलोढ़क किसको कहा जाता है, खादर को कहा जाता है। तो ये बांगर और खादर वाला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, बांगर क्या है, खादर क्या है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसकी पीपीटी पीडीएफ आप लोग को कंप्लीट हरियाणा जीके की हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उसको आराम से पढ़ना, लेकिन उससे पहले आप लोग इन चीजों को समझ लो। तो शिवालिक हुआ, अगला पॉइंट आपका पिडमोंट प्लेन वाला आया, फिर अगला पॉइंट आपको कौन सा दिखाई दिया, बांगर और खादर। अब ये जो एल्यूवियल है, आपको पता है कि रिवर जब फ्लो कर रही है तो अपने साथ नाइट्रोजन फॉस्फोर लेकर आ रही है, और मिट्टी जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए तीन चीजें चाहिए, उसके उपजाऊपन के लिए तीन चीजें चाहिए। जैसे हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, ऐसे मिट्टी के लिए भी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अब ये तीनों के तीनों मिट्टी के अंदर होते हैं। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि जब रिवर अपने साथ सैलाइन लेकर आती है, वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसकी वजह से खेती भी, कृषि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो लोग क्या होंगे, संपन्न होंगे, और संपन्न ज्यादा होंगे तो खर्चा ज्यादा करेंगे। खैर वो तो हम लोग फिर आगे अप्लाई नहीं करेंगे, इतना ही जान लो, इतना काफी है। आप लोग को फिर ज्यादा इकोनॉमिक नहीं बनना है। तो जब आप लोग जैसे ज्योग्राफी ऑप्शन या कोई भी पढ़ते हो ना, तो उसमें ऐसी ही चीजें आप लोग को अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ का एग्रीकल्चर भी आपको, एग्रीकल्चर भी यहाँ का आपको, फर्टाइल खेती भी उपजाऊ दिखाई देगी आपको, फसल भी यहाँ पर ज्यादा होगी। और आप ये चीज देखो, 93.76% पार्ट पर ये कंप्लीटली फैला हुआ, पूरे के पूरा फैला हुआ है। तो बांगर आपका हुआ ओल्ड एल्यूवियल, खादर आपका हुआ न्यू एल्यूवियल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फर्टाइल, इनमें से कौन सा ज्यादा उपजाऊ है। तो जहां पर मिट्टी में नमी होगी वो अपने आप ज्यादा उपजाऊ होगा, तो इस न्यू एल्यूवियल को हम लोग ज्यादा उपजाऊ देखेंगे। तो इस 93% पार्ट पर खेती भी ज्यादा होगी, उपजाऊपन भी इसका क्या है, और मिट्टी जो मिलेगी आपको एल्यूवियल सोइल मिलेगी, जलोढ़क मृदा मिलेगी, जलोढ़क मृदा मिलेगी, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो कंप्लीटली पढ़ा दिया मैंने आप लोग को। अब देखो,
अब यहां पर बताया है कि ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है, उसमें आपको सैंड मिलेगा, क्ले, सिल्ट, हार्ड कैल्सोरियस ग्रेवल्स, बजरी, इन सब को कंकड़ कहा जाता है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये होते हैं, ये तीन जनरली क्या बनाते हैं, अपनी मिट्टी बनाते हैं। देखो सबसे बड़ा पार्ट होता है बाउल्डर, बाउल्डर से छोटा ग्रेवल, बजरी, ग्रेवल के बाद सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, इस तरीके से आता है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले, इसको बेसिकली माना जाता है कि ये मिट्टी है, और जब ये बराबर बराबर हो तो सोइल को हम लोग दोमट सोइल कहते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, कंकर्स कहेंगे। तो इस ये जो प्लेन है, एलुवियल प्लेन है, अगर इसकी एवरेज हाइट आप लोग देखोगे तो 220 से 280 मीटर आपको दिखाई देगी। तो यहां पर आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया कि जो लास्ट वाला जो था, कौन सा लास्ट वाला रीजन जो आपने देखा, वो था पिडमोंट प्लेन। एलुवियल प्लेन वाला रीजन था। पिडमोंट प्लेन की जो एवरेज हाइट थी वो 300 टू 375 मीटर के आसपास आपको दिखाई देगी। इसका 220 से 280, एग्जैक्ट याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, 200 याद रख लो, काम चल जाएगा, ठीक। वो इसकी एवरेज हाइट आपको दिखाई देगी। अब मैंने आप लोग को बताया कि भाई सोइल यहाँ की फर्टाइल होगी, क्योंकि सोइल को क्या मिल रहा है, उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें मिल रही है, सलाइन मिल रहा है। तो यहां पर आपको शीशम, पीपल, बनियान, आम, नीम, जामुन, ये सब आपको दिखाई देंगे। इन सारी चीजों की कृषि यहां पर आपको दिखाई देगी, ये प्लांट्स आपको अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। तो आपको ये चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अगला पॉइंट अपना कौन सा आएगा, अगला पॉइंट जो है वो है फ्लड प्लेन्स। देखो अगर हम लोग बात करें हरियाणा के रिवर्स की, तो हरियाणा में यमुना रिवर के अंदर उसको तो कहा गया है कि भाई ये तो सदा नीर है, सदा हमेशा फ्लो करती है, तो उसमें तो पानी हमेशा रहता है। बाकी जो रिवर्स है वो 12 मासी होती है, कभी कभार पानी उनमें निकलता है। और यार एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो वो पानी तो कहाँ निकलता है, वो सूखी रहती है। लेकिन यार दिल तसल्ली के लिए, मैं भी हरियाणा का हूँ, आप लोग भी ज्यादातर हरियाणा पंजाब के ही है, और दिल तसल्ली के लिए मान लेते हैं कि हाँ भाई रिवर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे टाइम पे ध्यान नहीं कब बाढ़ आई थी, शायद 97-98 की बात थी, तब हमारे गांव में आसपास के एरिया में बाढ़ आई थी। तब से लेके अब तक मैंने कोई बाढ़ अपने आसपास में देखी नहीं है। लेकिन डॉक्टर जसवीर यादव ने एक पूरा का पूरा डिवीजन बांटा है ज्योग्राफिकल, दैट इज फ्लूड प्लेन्स, जो कि है बाढ़ से युक्त मैदान। अब ये बाढ़ से युक्त मैदान क्या है, देखो इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं कि ये जो है, ये प्लेन जो है वो यमुना रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी, यमुना रिवर जो हरियाणा में जो फ्लो करती है और उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं कि मैप में देखो, इसको एक बार आप लोग समझो, यहां से यमुना रिवर फ्लो करती है, ये पूरा का पूरा किसका फ्लो है, यमुना का। ये यमुना नगर के अंदर एंटर होती है, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, और फिर इसकी बाउंड्री से ये अलग हो जाती है। फरीदाबाद और पलवल की बाउंड्री से ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। आपने यहाँ पर जब मैं आप लोग को पूरा रिवर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पर हसनपुर जगह पड़ती है और उस हसनपुर नाम के गांव से वो अलग हो जाती है। तो इस पूरे रीजन में फ्लो करती है। इस रिवर में आपको वाटर का लेवल अच्छा खासा दिखाई देगा। जब आप यमुनानगर में देखते हो तो यमुनानगर में इसकी 3 ट्रिब्यूटरी दिखाई देगी, सोम, पथराला, बूढ़ी। एवरेज वो है ना 30 से 40-50 किलोमीटर तक ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये जो सोम, पथराला, बूढ़ी है, इनका जल भी इसके अंदर आकर मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि रेनफॉल ज्यादा हो गई, वर्षा ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वाटर का वेपराइजेशन ज्यादा हुआ तो वर्षा ज्यादा हो गई। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सोम, पथराला, बूढ़ी का जो पानी है वो भी इसके अंदर आकर मिल जाता है। ज्योग्राफर ऐसा बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो यहां का पानी क्या करता है, एकदम ऊपर उठकर आ जाता है।
जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र किससे प्रभावित हो जाता है, ये वाला बाढ़ से। अब देखो दूसरी तरफ क्या है, यमुना रिवर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी रिवर इसके जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, घग्गर हो गई। पूरा पढ़ेंगे रिवर के बारे में। एक तरफ यमुना, एक तरफ घग्गर, और घग्गर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये जो मैदान जो बनता है यमुना या इसके आसपास, ये बीच वाला, ये पूरा फ्लड प्लेन्स होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। और बाढ़ आपको पता है किस किस तरीके का नुकसान पहुंचाती है, खेती को लेकर, मानव को लेकर, पशुओं को लेकर, जो चीजें होती है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर बाढ़ इतने बड़े लेवल पर नहीं आती है, आपको पता है। तो ये यमुना रिवर और घग्गर रिवर में भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा रीजन बाढ़ से प्रभावित होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, फ्लड प्लेन्स रीजन। ठीक है, फ्लड प्लेन्स रीजन। अब देखो क्या है, अब देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, यमुना रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, सोमपथराला बूढ़ी। एंड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट, जो ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर मार्शी लैंड आर आल्सो। मार्शी लैंड के बारे में अभी हम लोग एक बार समझ लेंगे। फ्लड प्लेन्स मेड बाय मार्कंडा रिवर इज कॉल्ड बेट एंड फ्लड प्लेन मेड बाय घग्गर रिवर इज कॉल्ड नेली। अब देखो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि घग्गर रिवर जो है वो हरियाणा के किस पार्ट के अंदर फ्लो हो रही है, वो भी हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट के अंदर आप लोगों को दिखाई देगी। ईस्टर्न पार्ट में कौन सी रिवर है, आपकी यमुना रिवर है। यमुना रिवर, घग्गर रिवर, इनके बीच का रीजन जो हुआ, यहां पर भी आपको बहुत सारी नदियां दिखाई दे जाएगी आप लोग को। सरस्वती दिखाई दे जाएगी आप लोग को, मारकंडा नदी आप लोग को दिखाई दे जाएगी। ये जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो हालांकि हमेशा तो ये प्रवाहित नहीं होती है, फ्लो नहीं करती है, लेकिन जब कभी फ्लो करती है तो इनका जो जल है वो पूरे के पूरे रीजन को बाढ़ से प्रभावित कर देता है। अब यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि जो मारकंडा रिवर है, मारकंडा रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसको बेट कहा जाएगा, बेट। और जो घग्गर रिवर का जो मैदान है उसको नेली कहा जाएगा। रिवर फ्लो करती है तो वहां पर मैदान बनाती है, तो लोकल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं, वहां की लैंग्वेज में बेट और क्या बोल रहे हैं, नेली बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ कि फ्लड प्लेन का कौन सा रीजन है और किस किस वजह से। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि बेट और नेली किस रिवर के द्वारा बनाए गए सैंड ड्यून्स है, या किस रिवर के द्वारा बनाए गए फ्लड प्लेन्स है। इसको सैंड ड्यून्स में भी अगर काउंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ध्यान रखना, बेट जो है वो मारकंडा है और घग्गर रिवर ने कौन सा बनाया, नेली। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब अगला जो आपका आएगा वो आएगा सेमी डेजर्ट प्लेन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा राजस्थान वाले पॉइंट में जाना पड़ेगा, और मैं आप लोग को थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पोर्शन बताऊंगा। ठीक, अब आप कहोगे ज्योग्राफी की जा रहे हैं सर। ज्योग्राफी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई ज्योग्राफी की हेल्प लेनी पड़ रही है हमें। मैं आपको पूरा ना बताते हुए थोड़ा हिंट दे दूंगा। चलो बता ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेमी डेजर्ट प्लेन ये कैसे हुआ, पहले तो देखो इट लाइज इन द साउदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर। मेड ऑफ एक्सटेंडेड सैंड ड्यून्स अप टू सेवरल किलोमीटर। तो बहुत सारे सैंड ड्यून्स इसने बनाए, रेत के बड़े बड़े टीले इसने बनाए इसके द्वारा। ठीक, और एवरेज एलिवेशन, एवरेज प्लेन अगर हाइट देखोगे इनकी तो 200 to 300 मीटर आप लोग को दिखाई देगा। तो these sand dunes are the result of the deposition of sand in the area which is carried by that hot dry winds blown from Rajasthan। समझ में ऐसे नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ठीक है, उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, उसके बाद आपका मेवात, ये पूरा का पूरा रीजन है, ये बाउंड्री टच करता है, शेयर करता है किसके साथ, राजस्थान के साथ। जब ये राजस्थान के साथ बाउंड्री टच करता है तो एक बार थोड़ा सा हम लोग है ना मैप की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये वाला सिरसा,
आपका फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात जो कि नू हो गया। यहां पर आपका क्या है, राजस्थान है। अब समझना बच्चों, अब होता क्या है कि जब आप मानसून पढ़ते हो तो आपको दिखाई देगा साउथ वेस्ट मानसून, जो कि बे ऑफ बंगाल से चलता है, बंगाल की खाड़ी से चलता है, ऊपर पहुंचते 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 उसके अंदर जो है ह्यूमिडिटी नहीं होती, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, उसकी आर्द्रता कम हो गई। और अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो वो हॉट ब्लो एयर होगी, वो गर्म हवा होगी, और वहां पर जब वो गर्म हवा है तो रेनफॉल नहीं करेगी, बारिश नहीं करेगी। राजस्थान के अंदर आप लोग को अरावली दिखाई देगा, तो राजस्थान के अंदर ये जो अरावली दिखाई दे रहा है, इस अरावली का एक मेन कारण ये है कि इसकी जो डायरेक्शन आपको दिखाई देगी वो मानसून विंड्स के पैरेलल दिखाई देगी। तो इसलिए मानसून पवनें जब पैरेलली चलती है तो टकरा नहीं पाती, उसकी वजह से रेनफॉल नहीं हो पाती। और जब रेनफॉल नहीं होगी तो वो पूरा का पूरा रीजन कैसा होगा, डेजर्ट रीजन होगा, सूखा क्षेत्र होगा। तो भाई जाहिर सी बात है राजस्थान सूखा है। अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जब वो विंड चलती है तो वो क्या करती है, तेज पवने हैं, ह्यूमिडिटी उसके अंदर है नहीं, तो वो अपने साथ यहां के जो रेत वगैरह है उसको बहाकर लाएगी, और बहाकर फिर कहां इकट्ठा कर देगी, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। और ये पूरा का पूरा रीजन कैसा हो गया, ये सेमी डेजर्ट हो गया, क्योंकि वहां का रेत बहकर कहां आ रहा है, इस रीजन के अंदर आ रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने इस पूरे रीजन के अंदर बहुत प्लांटेशन किया है, बहुत सारे जो है पेड़ पौधे लगाए हैं। किसके लिए, ताकि अगर यहां पर पेड़ लगेंगे तो उसकी वजह से ये जो राजस्थान का रेत, ये जो सैंड ड्यून्स, ये सैंड वगैरह जो बहकर फ्लो करके आ रही है विंड के जरिए, वो वहां पर रुक जाएगी। इससे हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट नहीं होगा, कृषि प्रभावित नहीं होगी। देखो यही फर्क होता है कि आप खुद से करते हो कोई भी चीजें, जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो आप लोग, है ना, टू द पॉइंट पढ़ के रट के चले जाते हो। प्रॉब्लम आती है मेंस में, जब मेंस के अंदर आंसर लिखना होता है तो उसके अंदर आप उस चीज को वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ली है। जितना हो सके कि फैक्ट तो आप रखो, वो तो आपको यार कहीं से मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट पार्ट को भी अप्लाई करो कि अगर ये वाला रीजन, यहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी कर रही है, तो उसका रीजन क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन ये दिखाई दे रहा है कि अगर राजस्थान में कम रेनफॉल हो रही है तो उस कम रेनफॉल का रीजन क्या है। लद्दाख एक जगह है, लद्दाख का पठार, लद्दाख प्लेट्यू है, वहां पर कम रेनफॉल क्यों हो रही है। तो हर एक चीज में ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, आप समझो कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सेप्ट निकालो। और वो कॉन्सेप्ट आएगा आपकी एनसीईआरटी किताबों से, वो कॉन्सेप्ट आएगा जब आप हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर अटेंड करोगे। तो ज्योग्राफी के लेक्चर, हिस्ट्री के लेक्चर, पॉलिटी के लेक्चर, जब आप उनको समझोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। और उसी तर्ज पर चेतन भारत लर्निंग प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। तो हम लोग इसको समझते हैं, तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, सेमी डेजर्ट रीजन हो जाएगा। कौन कौन सा रीजन है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी नहीं है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और कुछ पोर्शन किसका, नुहू का रीजन, क्योंकि ये राजस्थान से फ्लो करके विंड आती है और इसमें उसका डिपोजिशन हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये फ्लड प्लेन्स हो गया, सेमी डेजर्ट हो गया। अब दी सैंड ड्यून मूव्स विद द फ्लो ऑफ, भाई यहां पर ड्यून्स है, ड्यून्स लिखा हुआ हर जगह पर, थोड़ा सा टेक्निकली वो के, विद द फ्लो ऑफ विंड of Haryana, it covers the part of Sirsa, Fatehawad, Hisar, Bhiwani, Mahendragarh, Rewari and Nuh district and lies along the border with Rajasthan, राजस्थान के बॉर्डर के साथ। मतलब वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो बताई, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। देखो जो ग्रीन बेल्ट के बारे में, बट ए ग्रीन बेल्ट इज प्लांटेड here that help the check the further extension of this dune। ये जो ड्यून्स है आगे तक ना बढ़ पाए, उसकी वजह से क्या किया गया है, उसकी वजह से आगे एक्सटेंशन किया गया है। किस चीज का, ये किया गया है कि वहां पर ग्रीन बेल्ट लगाई गई, पूरे के पूरे प्लांट्स लगाए गए, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा इफेक्ट ना हो और ज्यादा प्रभावित ना हो। ग्राउंड वाटर ऑफ द रीजन इज फार बिलो द सरफेस, यहाँ का ग्राउंड वाटर कम है और वेरी सॉल्ट एंड टेस्ट है। तो यहां पर देखो, जहां पर रेनफॉल कम होगी
जहां पर रेनफॉल कम होगी तो वहां पर जो पेड़ जो होंगे वो घने भरे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो होंगे नहीं। तो ये जो पेड़ है यहाँ पर कटीले वनस्पति, कीकर वगैरह, खैर वगैरह, थोर्न वगैरह, ये सारे थोर्नी स्क्रब्स वगैरह ये यहाँ पर होंगे। तो ध्यान रखना, कीकर हुआ या फिर आपका कैक्टस वगैरह हुआ तो ये यहाँ पर होंगे। जो राजस्थान के इस पोर्शन में होते हैं वही यहाँ पर होंगे। और इसके एक्सटेंशन को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पूरा का पूरा जो है प्लांटेशन किया गया है। तो ये कंप्लीट पोर्शन आपका हुआ कौन सा भाई, सेमी डेजर्ट प्लेन। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सेमी डेजर्ट प्लेन किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई। अब अगला समझते हैं अरावली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा के अंदर दो ही माउंटेन है, फर्स्ट वन शिवालिक एंड अनदर वन आपका अरावली। ये जो अरावली है इसको आप लोग को कंप्लीटली समझना है, कैसे शुरू होता है और कहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये है, देखो अरावली जो है इसको पूरे वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट माउंटेन, प्राचीन पर्वत कहा जाता है। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे पुराना पर्वत है। और यहां पर बहुत ज्यादा आप लोग को मिनरल्स भी मिलेंगे, खनिज भी आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार यहाँ पर पानी नहीं है, और उस पानी के चलते इस अरावली की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो बजरी वगैरह के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाकी मिनरल्स के लिए इसका कोई यूज नहीं है। अब अरावली की अगर हम लोग बात करें तो अरावली कहां से कहां तक आपको दिखाई देगा, देखते हैं मैप में। देखो ये पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है ये अरावली का पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, अरावली का। अब इस अरावली के पार्ट को एक बार मैं आप लोग को यहां पर देखो, इस मैप में अगर आप लोग देखते हो तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कहां से कहां तक शुरू होता है, कहां पर कंप्लीट हो जाता है, ये एक बार आप लोग को समझना है। देखो ये है अरावली और ये शुरू होता है दिल्ली। जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिल्ली की रायसीना हिल्स, दिल्ली के अंदर आप लोग को दिखाई देगा दिल्ली रिज, दिल्ली कटक, वहां से शुरू होगा। ये दिल्ली से आगे बढ़ते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और आगे की तरफ जैसे ही आप लोग देखते हो तो जो आपको हरियाणा का पोर्शन है NH48 के बराबर, जो पहले NH8 था उसके बराबर ही दिखाई देगा, जिसमें आपका फरीदाबाद वाला पोर्शन आ गया, गुड़गांव वाला आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया। और हरियाणा से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर ये जाएगा राजस्थान। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन इसका राजस्थान के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। राजस्थान के बाद लास्ट पॉइंट इसका जाएगा गुजरात, और गुजरात के ये पालनपुर तक जाता है। जिसका एक्सटेंशन है वो गुजरात के पालनपुर तक है। तो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि जो अरावली रीजन है वो 4 स्टेट को कवर करता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड लास्ट वन गुजरात। राजस्थान में जो आपको दिखाई देगा यहां पर जितने भी माउंटेन्स है वहां पर जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनकी तपोभूमि होती थी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा भी है कि जो अरावली है वो ऋषियों की तपोभूमि है। और आपने सुना होगा च्यवनप्राश का नाम, महर्षि च्यवन। वो जो महर्षि च्यवन है उनका संबंध भी कहीं ना कहीं इसी से आपको दिखाई देगा। तो ऋषियों की तपोभूमि है, ऋषि यहाँ पर बहुत ज्यादा हुए हैं और जगह जगह पर उन्होंने अपना डेरा लगाया है, वही है। लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में, हरियाणा में, कि हरियाणा में अरावली कहां पर है और हरियाणा के अंदर अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो देखते हैं एक बार। तो जब आप दिल्ली क्रॉस करोगे, दिल्ली के बाद जब आप हरियाणा में एंट्री करोगे तो आपको दिखाई देगा कि दिल्ली से ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस एरिया में जब ये बढ़ता है, एक्सटेंशन इसका होता है दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। ये आपका कंप्लीटली क्या है, माउंटेन है। कौन सा माउंटेन, अरावली माउंटेन। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो माउंटेन होता है उसको आप एक लाइन से ऐसे नहीं दिखा सकते कि ये माउंटेन है। अब माउंटेन को ज्योग्राफर जो होते हैं वो 2 तरीके से देखते हैं।
एक तो ये देखते कि किस किस स्टेट के अंदर वो फैला हुआ है, दूसरा देखते कि यहां की जो रॉक स्ट्रक्चर है, यहां की जो चट्टाने हैं, यहां की जो चट्टाने हैं वो कहां कहां तक है। तो रॉक स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखा जाए तो आपको बेसिकली दिखाई देगा कि इवन भिवानी तक भी ये अरावली फैला हुआ है, अरावली की चट्टान भिवानी तक भी मिली है। और दूसरा आपको दिखाई देगा कि जो अरावली है इसकी जो रॉक्स है वो मेवात पलवल तक भी फैली हुई है। तो रॉक स्ट्रक्चर सेम टाइप के मिले हैं कहां पर, मेवात और पलवल में, और यही रॉक स्ट्रक्चर सेम टाइप के मिले हैं कहां पर, इस पूरे के पूरे रीजन में। तो इसलिए ज्योग्राफर मान लेते हैं कि आप भाई इसको सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में मत मानो, इसको भिवानी, चरखी दादरी पूरे रीजन तक लेकर जाओ। और भाई मैं तो ज्योग्राफर की बात मानूंगा, तो उसी चीज को देखते हुए हम इसको समझते हैं। अब यहां पर महेंद्रगढ़ में आपको दिखाई देगा महेंद्रगढ़ में एक जगह पड़ती है नारनौल, किसके लिए फेमस है समझना। ये जो नारनौल जगह है यहां का एक गांव है कुलताजपुर। कुलताजपुर, ये जो कुलताजपुर गांव है, इस कुलताजपुर गांव को जाना जाता है कि यहां पर ढोसी पीक्स है, ढोसी की पहाड़ियां है। अब ये सर ढोसी पीक्स क्या है? ये जो ढोसी की पहाड़ियां है अरावली की हाईएस्ट पीक है हरियाणा के अंदर, अरावली की, ध्यान रखना। शिवालिक बता दिया, माउंट करो, अरावली हाईएस्ट पीक कौन सी है आपके कुलताजपुर गांव में, कौन सी पीक है? ढोसी पीक, ढोसी की पहाड़ियां। 652 मीटर इसकी एवरेज हाइट आप लोग को दिखाई देगी। और इसी ढोसी पीक से महर्षि च्यवन, चंपराज जिसने बनाया था, महर्षि च्यवन भी किससे संबंधित है? इसी ढोसी की पहाड़ियों से संबंधित है। तो अरावली आप लोग को समझ में आ गया कि किस किस में है, कैसे कैसे फैला हुआ, वो पूरा आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोग को बता दिया कि किस किस तरीके से इसका एक्सटेंशन हरियाणा के अंदर आपको दिखाई देगा। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीटली शिवालिक रेंज हुआ, पिडमोंट प्लेन हुआ, उसके बाद आपका एल्यूवियल प्लेन हुआ, जलोढ़क मैदान, यहां पर आपको सेमी डेजर्ट प्लेन दिखाई देगा, अरावली रीजन आप लोग को ये वाला कंप्लीटली दिखाई देगा, और ये वाला जो रीजन है, ये और ये वाला रीजन, ये आपको फ्लड प्लेन्स, बाढ़ से युक्त मैदान आपको दिखाई देगा। अब बच गया कौन सा? अब जो बचा वो बिल्कुल लास्ट है, और वो लास्ट जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सिरसा आएगा। लेकिन उससे पहले आप अरावली की साइट्स देख लो। अरावली हिल्स, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल हिल इन इंडिया। एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये हरियाणा के अंदर। अवशिष्ट पर्वत मतलब जब बहुत सारे डिपॉजिट होते गए उनसे ये बना है। उसके बाद तो मेवात हिल, मेवात के अंदर इसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 800 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू, ये तो फैक्चुअल चीज है, तो 800 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन आप लोग को दिखाई देगा। और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और इसके अंदर एक आपका दिल्ली भी काउंट हो जाता है। ठीक है, ये है एवरेज हाइट। अगर आप लोग इसकी देखते हो तो 200 टू 500 मीटर एवरेज हाइट आप लोग को इसकी दिखाई देगी। अब देखते हैं आगे की तरफ, इसी अरावली को समझते हैं। अब देखो हरियाणा में अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा में मैंने आप लोग को बताया है मेनली कवर द एरिया ऑफ गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। भिवानी क्यों है? भिवानी का रीजन मैंने आप लोग को बता दिया है, भिवानी का रीजन मैंने आप लोग को बता दिया है। अब देखो बाकी चीजें जो लिखी हुई है उसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको, 652 मीटर इज कॉल्ड है एस ढोसी पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ियां जो है, इस ढोसी की पहाड़ियों पर जो है ये अरावली जो है ढोसी की पहाड़ियों इसका हिस्सा है, और ये हरियाणा में अरावली जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। माउंट करहो जो है वो शिवालिक, और ढोसी पीक जो है वो अरावली का हिस्सा है। तो इसी चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड। तो लेट्स मूव फर्दर, प्रोसीड फर्दर।
लास्ट आपका फ्लोटिंग प्लेन्स, फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स। देखो फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स, जो रेत के वैसे मैदान जो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या समझना है, ये जो ग्राउंड है ये आपको महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली दिखाई देगा। ये डिपोजिशन ऑफ सैंड, सैंड का जो डिपोजिशन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। देखो होता क्या है, होता क्या है कि जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के बाद वहां का रेत बैठ जाता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर होता यह है कि जो सैंडी प्लेन्स है, एक तो वहां से क्या है कि बारिश हो रही है, दूसरा क्या है कि विंड भी चल रही है, तो वहां की जो मिट्टी है उसका जो खिसकाव होता है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनका खिसकाव होता है, वो क्या करता है, ऐसे फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स को बना देता है जो प्रवाहित होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जिसको आप लोग दलदली एरिया बोलते हो, मार्शी लैंड, अनकई दलदल, एक अलग पॉइंट आएगा उसको भी समझेंगे। लेकिन दलदली एरिया के अंदर क्या होता है कि मिट्टी का खिसकाव होता रहता है, क्योंकि वहां पर लगातार रेनफॉल नहीं होती, कभी कभी रेनफॉल होती है, और वो मिट्टी की पपड़ी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करते रहते हैं। और ये बेसिक था, इसके अंदर कुछ ज्यादा खास इतना पोस्टमार्टम इसके करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम हम काफी चीजों का कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कौन सा हुआ, फ्लोटिंग सैंडी प्लेन हुआ। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है, मार्शी लैंड, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहोगे, अनकई दलदल। इस मार्शी लैंड को आप लोग को समझना है कि मार्शी लैंड आखिर है क्या। ठीक है, तो देखो ये जनरली आप लोग को दिखाई देगा, जनरली सिरसा का जो एरिया है उसके अंदर आप लोग को मिलता है मार्शी लैंड अनकई दलदल। द रीजन इज फाउंड इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा, वेस्टर्न पार्ट में मिलता है सिरसा में। इट इज द रीजन विद लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ द स्टेट बिलो 200 मीटर, 200 मीटर से आप लोग को कम मिलेगा। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर ये मार्शी लैंड आखिर है क्या, अनकई दलदल है क्या, तो पॉइंट को समझते हैं। देखो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको इस लास्ट पॉइंट को समझना होगा। इट इज रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग विच हैज नाउ टर्न इनटू ए वेस्टलैंड। जल भराव के कारण जो भूमि वेस्ट हो जाती है, अवशिष्ट के रूप में दिखाई देती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनकई दलदल बोलते हैं। कैसे समझते हैं, आइए देखो। चलते हैं भाई एक बार अपने मैप पर, सारी चीजें मैप से हो रही है। लास्ट में ना पूरा रिवीजन आप लोग का करा दूंगा। देखो भाई सुनना, अब आपको एक से दिखाई देगी कि यहां से घग्गर और उसकी ट्रिब्यूटरी ये है, ट्रिब्यूटरी आकर ऐसे मिलती है और इस तरीके से रिवर फ्लो करती है, ये है पूरा का पूरा। अब सिरसा तक आते आते आपको क्या दिखाई देगा कि रिवर, क्योंकि यहां पर हो गया राजस्थान, उस अमाउंट में वाटर आप लोग को, पानी आप लोग को नहीं दिखाई देगा। और ये जो सिरसा का जब आप प्लेन देखते हो, इसका मैदान जब आप लोग देखते हो, तो इस सिरसा के मैदान में आपको एक खास चीज दिखाई देगी कि ये जो है ना सिरसा, इसका पूरा का पूरा रीजन जो है ना वो दलदली है। और किस वजह से है, क्योंकि यहां पर जल भराव होता रहता है। नदी आई तो एक जगह पर इस तरीके की कंडीशन है, एक जगह पर ऐसे है, और फिर बीच में इस तरीके की चीजें आ गई। मतलब एकदम सपाट बिल्कुल प्लेन ग्राउंड नहीं है, प्लेन मैदान नहीं है। और जब इस तरीके का ग्राउंड नहीं है, इस तरीके का ग्राउंड नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, जहां पर देखो पानी क्या होता है, आपने एक जगह फ्लो करा दिया, अगर उसको स्पाट मैदान मिल रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन जहां कहीं भी उसको थोड़ा सा गहरा खड्डा मिल गया, वो वहीं पर उसका डिपोजिशन हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। और ये जो जल भराव है ये होता गया होता गया होता गया, दलदली एरिया बन गया। अब ना तो ये जमीन के लिए उपजाऊ है, ना दूसरे चीज के लिए। तो जहां पर जल भराव हुआ, जहां पर प्लेन एकदम स्पाट मैदान नहीं मिला, वहां पर जल जमेगा, और जब जल जमेगा
तो ऐसे को ही अनकई दलदल बोलते हैं। तो कहोगे सर सिरसा में ही क्यों? पहला रीजन तो ये है कि सिरसा जो पूरा का पूरा रीजन है वो एकदम सपाट मैदान का नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि सिरसा के अंदर आप लोग को माउंटेन रीजन भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माउंटेन के आसपास के रीजन के अंदर पर्वत होते हैं तो कठोर होता है, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है। तीसरा आपको क्या दिखाई देगा? तीसरा आपको दिखाई देगा, अब ये नहीं बोलना कि राम रहीम दिखाई देंगे, नहीं, ठीक है। तीसरा थर्ड पॉइंट आपको क्या दिखाई देगा? ये जो सिरसा का रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन यहां पर एक बार मैदान को ऐसे देखा, फिर यूं देखोगे, फिर यूं देखोगे, फिर यूं देखोगे, जितनी भी रिवर आती है घग्गर, जो सभी की सभी अपनी ट्रिब्यूटरी को आगे लेकर बढ़ती है, वो सिरसा से ही राजस्थान के अंदर एंटर करती है, तो सिरसा से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब वो जिस जिस ग्राउंड से जाएगी, सिरसा के अंदर जहां जहां पर ऐसे ड्यूम्स या ऐसी चीजें इसको दिखाई देगी, वो वहीं पर अपना जल जमा करने लग जाएगी। तो जब वो अपना जल जमाव इस तरीके से करने लगी, तो फाइनली क्या दिखाई देगा आपको? क्या दिखाई देगा आपको? तो फाइनली आपको दिखाई देगा कि वहां पर अनकई दलदल या दलदली क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, कौन सा? सिरसा वाला। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी कि यहाँ की जो सॉइल होगी वो फर्टाइल नहीं होगी, लेस फर्टाइल होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है और घग्गर रिवर का पानी यहाँ पर आकर रुक रहा है। घग्गर अकेले नहीं आ रही, घग्गर अपने साथ बहुत सारी रिवर का पानी लेकर आ रही है। तो इन सारी चीजों को कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, वो आपको ध्यान रखना है कि सिरसा इज नोन एज मार्सी लैंड्स। सिरसा को अनकई दलदल के नाम से कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज मार्सी लैंड? कौन सा जिला हरियाणा का अनकई दलदल के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है? आपका सिरसा। हाईएस्ट पीक हरियाणा की, वो समझ में आ गया। अरावली में कौन कौन से रीजन है, वो समझ में आ गया। क्यों है, समझ में आ गया। कौन सा रीजन फर्टाइल होगा, कौन सा लेस फर्टाइल हो गया, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो भाई अब मैं आप लोग को एक बार कंप्लीटली जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा अलग वे में बता देता हूं। देखो, थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो यार मेरी ड्राइंग ऐसी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, ये तो नहीं चलेगा, इस पे हम लोग ये कर लेते हैं। देखो भाई, मान के चलो अपना प्यारा हरियाणा, ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम लोग नाम देंगे क्या? शिवालिक। शिवालिक, ये आपका कौन सा रीजन है? शिवालिक है। शिवालिक से नीचे आप जाओगे, ये सेकंड वाला रीजन, ये आपका हो गया कौन सा? पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन के बाद ये वाला रीजन कौन सा हुआ आपका? मार्शीलैंड। ये जो आपका रीजन हुआ, ये अरावली। अरावली, और ये जो मिड पार्ट हुआ जो 93% पर है, इस पूरे के पूरे रीजन को, इस वाले रीजन को आप लोग कहोगे कौन सा प्लेन? एलुवियल प्लेन। मतलब ये इसकी स्टार्टिंग हो जाती है पिडमोंट प्लेन से सदर्न पार्ट में, और उसके बाद ये सदर्न पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा कौन सा हुआ? एलुवियल प्लेन। ये वाला जो रीजन हुआ,
ये रीजन जो हुआ और ये इस साइड वाला रीजन, इसको कहा जाएगा कौन सा? फ्लडी प्लेन, बाढ़ से युक्त मैदान। जो बाढ़ से प्रभावित होता है ये पूरा का पूरा वो रीजन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको पता है कौन सा है? राजस्थान है, और ये पूरा का पूरा सेमी डेजर्ट रीजन हुआ, अर्धशुष्क क्षेत्र हुआ या मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ, क्योंकि यहाँ की पूरी मिट्टी उठकर ही आती है। तो ये अपनी जो है कंप्लीटली ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद आपका फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा हो गया कंप्लीटली। इसमें शिवालिक को पढ़ा, पिडमोन प्लेन को पढ़ा, एल्यूवियल प्लेन को पढ़ा, मार्शी लैंड को पढ़ा, अरावली को पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने सेमी डेजर्ट को देखा, फ्लडी प्लेन्स को देखा। तो इसके साथ ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो नाउ विद दिस वी आर कंक्लूडिंग आवर क्लासेस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।